हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में यूपी टेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ्स का सेक्शन नवंबर 2018 में आया हुआ पेपर जो है उसका मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। बचे हुए 15 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/2 1111 होल 1/2। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कभी ऐसे लिखा होता है 1 होल 1/2 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो इसलिए इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2। नंबर्स को एक पास लिख लेंगे, इसके बीच में प्लस छूट गया, इसको सही से लिख लेते हैं 11। सही है, सही है। फिर क्या करेंगे, नंबर्स को एक पास और फ्रैक्शंस को एक पास। तो ये लिखेंगे 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। फ्रैक्शंस को एक पास लिखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 फिर से 1। तो ऐड करने पे ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ये आ जाएगा 1234 प्लस ये हाफ है। 1/2 हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, और ये हाफ, ये वाला हाफ, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। या फिर इसको हम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा। हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, 1 प्लस 1 2। दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 1236, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। ऋणोत्तर मीन्स होता है नॉन नेगेटिव, यानी कि नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, तो वो नंबर 2 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शंस दिए हैं। तो मान लेते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या n है, तो माना भुजाएं जो हैं बहुभुज में वो बराबर हैं n के। बहुभुज में अंतः कोणों का योग का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है n-2 × 180। ये किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये योग बराबर है 2160 के। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 - 2 1 होता है, 1 × 180 180 होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसी तरीके से किसी का भी हम निकाल सकते हैं। तो n मुझे निकालना है, n को हम ऐसे ही रखेंगे n-2, 2160 इधर रहेगा और ये 180 उस तरफ चला जाएगा। 0 0 कट जाएंगे, नीचे बचेगा 18। सॉल्व कर देंगे तो 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18, 21 है, 3 बच जाएगा 36 हो जाएगा, 18 2 = 36। तो n-2 = 12 आ जाएगा। n = आ जाएगा 12 + 2 यानी कि 14, यानी कि उस बहुभुज में 14 भुजाएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और उस ईयर में ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था। बहुत जगहों पे इसका सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग तरीक़ों से। तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले इसको लिख लेते हैं। 3 की पावर 989 तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लाना होता है जिससे जब हम 7 को डिवाइड करें तो शेषफल 1 आ जाए किसी भी तरीके से, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो अगर हम 3 की पावर 1 रखते हैं तो 3 की पावर 1 3 होता है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 है, और 3 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो टेबल ही नहीं लग पाएगी और हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। हमें रिमाइंडर 1 चाहिए होता है, 1 से आसानी होती है। 3 की पावर अगर हम 2 कर लेते हैं तो 9 होता है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। 7 1 = 7, 2 बच जाएगा। इसी तरीके से 3 की पावर 3 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 7, तो शेषफल हमारा आ जाएगा 6। 7 × 21 6 27, 6 बच जाएगा।
जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता तब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो 3 की पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7 और बच जाएगा 1 11 हो जाएगा, 7 1 जा 7 यानी कि 11 7 जा 77 और 4 81 होता है, तो रिमाइंडर बचेगा 4। 3 की पावर 5 करेंगे तो ये होता है 243 डिवाइडेड बाई 7। तो 243 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 3 जा 21 बच जाएगा 3, 33 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 4 जा 28, यहाँ पे बच जाएगा 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट नंबर होगा 3 की पावर 6। तो देखते हैं 3 की पावर 6 का क्या होगा। 3 की पावर 6 इसकी वैल्यू जो आएगी वो 729 आएगी, क्योंकि 243 को जब हम 3 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 729 डिवाइडेड बाई 7, तो यह आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 में टेबल लगेगी नहीं तो 0 हो जाएगा, 7 4 जा 28। तो 104 टाइम्स लगाएंगे तो 728 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। तो 3 की पावर 6 अगर हम रख दें तो हमारा रिमाइंडर 1 आ सकता है। तो अब इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं 3 की पावर 6 में। तो हम क्या करेंगे, हम जो ये 1989 है इसको 6 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 6 की पावर कितनी बार लग सकती है। यानी कि हमने एक बार 3 की पावर 6 लिख दिया, अब इसकी पावर हमें कितनी रखनी होगी। तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 6 3 जा 18 होता है, 1 बच जाएगा, 8 बन जाएगा ये। 6 3 जा फिर से 18 क्रॉस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 1 जा 6, 3 बच जाएगा, यानी कि 331 तो पूरा पूरा लग जाएगा और उसके बाद में 3 बच रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 331 ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। इससे क्या होगा कि इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1986। 331 और 6 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो 1986 आएगा। 3 की पावर 1986, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1986 में ये वाला 3 ऐड होके पावर हमारी सेम बन जाएगी 1989। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे देखें 3 की पावर 6 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर केवल हमें याद करना, तो हम रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा और 1 की पावर हो जाएगी 331 इंटू 3 की पावर 3/7। जब 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो 1 ही आ जाता है, चाहे जितनी पावर हो। तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारा 1 है। 3 की पावर 3/7 ये होता है 27/7। 27 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 6 बच जाएगा, तो 6 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी इज इक्वल टू है a² प्लस b² माइनस ab, तो 9 इंटू 10 का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं सामने, तो हम लोग को केवल वैल्यूज पुट कर देनी है, a की जगह पे 9 और b की जगह पे 10। तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10। यहाँ पे a की जगह 9 है, b की जगह 10 है, बस वैसे ही हम लोगों ने वैल्यू रख दी है। तो 9 स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 9 10 जा 90। ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 181 माइनस 90। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 1 होता है, 18 माइनस 9 9 होता है, 91 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यदि कोई दो प्राकृतिक संख्याओं a तथा b के लिए a की पावर b इज इक्वल टू 125 है, तो b की पावर a का मान क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं सामने। a की पावर b इज इक्वल टू 125 है, हमें पता है कि ये a की पावर b तो इधर ही रहेगा। 125 की वैल्यू जो होती है इसको हम 5 की पावर 3 लिखते हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर लें तो a हमारा आ जाएगा 5 और b आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखें तो हमारा b की पावर a का मान हो जाएगा 3 की पावर 5, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को वैसे हम ऑप्शंस के
हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना एक ही तरीका है, एलसीएम लेना पड़ेगा, वो भी 1 से 10 तक की संख्याओं का। तो अगर मान लीजिए बड़ा नंबर हो जाता है 1 से 15 तक कह देता है, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है एलसीएम लेना, या फिर ऑप्शन वाला, 2 तरीके हैं। तो एलसीएम लंबा पड़ता है, आप ऑप्शन के सहारे सॉल्व कर सकते हैं इसको, वो भी एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग, जो नहीं हो रहा है उसको हटाते जाएंगे। तो जैसे कि 1000 है, सबसे डिवाइड होना है तो हम 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से ये नहीं डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 लगा देंगे, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, और 2 बच जाएगा 20, 7 की टेबल में 20 नहीं आता तो ये भी नहीं होगा, 7 की टेबल में 100 भी नहीं आता तो ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो वैसे तो लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0 आ रहा है तो 0 की वजह से ये 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, तो सबको ऐड करते हैं, तो 5 2 7 2 9, 9 आ रहा है, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट्स अगर डिवाइड हो जाती हैं 4 से, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 की टेबल में 20 आता है, इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 8 से हम डिवाइड करके या तो देख लेते हैं, या फिर लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 4 12 होता है, 40, 8 5 जा 40, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से हो रहा है, इसलिए 6 से भी हो जाएगा। एडिशन चेक कर लें, 5 2 7 2 9 आ रहा है, 9 एडिशन है, यानी कि 9 से भी हो जाएगा। अगर ये 7 से हो जाए तो ये सबसे हो रहा है फिर, तो 7 3 जा 21, 4 बच जाएगा 42, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0, 7 से भी हो जाएगा, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। अगर वो वाला डिवाइड हो भी रहा होगा तो भी हम इसी को आंसर करेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है इनमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। ऐसे केसेस में 61 दिनों बाद के लिए 61 दिन है, तो हमें पता होता है कि 7-7 दिन के बाद दिन रिपीट होते रहते हैं, तो 61 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमसे कोई कहे 14 दिन बाद कितने दिन होंगे, तो 14 दिन में सेम डे वापस आ जाता है 7 के मल्टीपल पे, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 8 जा 56, और बच जाएगा हमारे पास 5 डेज, यानी कि 8 वीक्स आएंगे और 5 डेज आएंगे। 8 वीक्स का मतलब है कि शुक्रवार ही आता रहेगा, 8वें हफ्ते तक शुक्रवार ही आता रहेगा, उसके बाद के 5 दिन देख लेते हैं और आंसर कर देते हैं। तो इसके ऑप्शंस वीडियो पॉज करके लिख देते हैं। तो ऑप्शंस लिख लिए हैं, इसके बाद हमारे पास 5 डेज एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि 8 वीक्स तक शुक्रवार ही रहेगा और उसके बाद 5 डेज एक्स्ट्रा जाने हैं हमको। तो हम देखेंगे, तो ये फ्राइडे है हमारा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये इसके बाद में 1 2 3 4 5 वेडनेसडे आ जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, यदि x तथा y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x² + xy + y² का मान क्या होगा। हमेशा धनात्मक या हमेशा ऋणात्मक, x तथा y के कुछ मानों के लिए शून्य होगा, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेने होंगे। शून्येतर का मतलब होता है कि शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कुछ भी, प्लस भी माइनस भी। तो हम देखते हैं कि अगर हम माइनस में भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते सबसे छोटा नंबर हम 1 लेते हैं, तो हम चाहे प्लस में ले लें या माइनस में ले लें, जब उसका स्क्वायर होगा तब तो वो प्लस में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 भी हो जाएगा और ये प्लस का 1 भी हो जाएगा। अब अगर हम +1 लेते हैं तब भी प्लस प्लस होके वो प्लस आ जाएगा, और अगर माइनस लेते हैं तब भी माइनस माइनस होके माइनस आ जाएगा, अगर दोनों की वैल्यू हमने 1 ली है। इसके अपोजिट अगर हम x की वैल्यू +1 ले लें, y की वैल्यू -1 ले लें, तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस xy को भी छोड़ देते हैं, y² यानी कि -1 का स्क्वायर ये भी 1 होता है। xy की वैल्यू देखें तो xy की वैल्यू का मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, ये 1 कट जाएगा, 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम कई तरीके सॉल्व करेंगे, आप 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, 1 + 1 माइनस ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाले 2 टर्म्स हैं, इसलिए आप अगर माइनस भी लेंगे तब भी वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, हमेशा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ ऐसे फिगर्स बने हुए हैं, तो इनमें रिलेशन है हर फिगर में,
इसे फाइंड आउट करना है बीच में। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 और 3 को ऐड किया गया है 7 आता है, 1 और 6 को ऐड किया गया 7 आ गया। उसी तरीके से 3 और 2 को ऐड किया गया 5 आ गया, 4 और 1 को ऐड किया गया 5 आ गया। 8 7 15 होता है, 9 6 15 होता है। तो उसी तरीके से 6 5 11 हो जाएगा, 7 4 भी 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में लिखा है ए बी समांतर है सी डी के, ये ए बी सी डी के समांतर है। कुछ कोण दिए हैं, एक y है एक x है, ये 120 है ये 110 है। हमें y माइनस एक्स बताना है कितने डिग्री आएगा, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ कि अगर एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसे, दोनों समांतर हैं एक दूसरे के, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो कई तरह के कोण बनते हैं। तो एक होता है कि इधर का कोण और इधर का कोण, यानी कि दोनों अंतः क्षेत्र में स्थित होंगे। ये अंतः क्षेत्र होता है, अंदर का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र, और ये बाहर का क्षेत्र होता है। इसको कहते हैं बाह्य क्षेत्र, इसको भी बाह्य क्षेत्र, ये अंतः क्षेत्र। तो जब अंतः क्षेत्र में बने एक तिर्यक रेखा के इस तरफ एक तिर्यक रेखा के इस तरफ, तो इसे कहते हैं एकांतर कोण। दूसरा होता है कि एक अंतः क्षेत्र में कोण बने एक बाह्य क्षेत्र में बने और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने, तो इन्हें हम कहते हैं संगत कोण। ये दो कोण बनते हैं, और भी कई कोण बनते हैं, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, संगत कोण बनता है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो यूज़ होगी यहाँ पे कि अगर एक सीधी लाइन है हमारे पास, उसमें ये कोण अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे जो कोण बचता है उसको हम 180 में से 30 घटा कर निकालते हैं, क्योंकि पूरा कोण 180 होता है, इतना कोण 30 है तो 180 में से 30 घटा देंगे, इधर का कोण बच जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम देखें तो ये जो कोण होगा हमारा, ये वाला कोण, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा कोण 180 होता है, ये 120 हो गया तो ये 60 होगा, तभी पूरा 180 आएगा। तो इस तरीके से ये और ये संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है। अगर समांतर होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए एक्स हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक्स हमारा आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे देखें तो ये सीधी रेखा है, ये 110 है, तो ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री होगा, तभी इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये और ये संगत कोण है, रेखाएं समांतर है इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, तो y का मान आ गया 70 डिग्री। 70 में से 60 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम देखते हैं, हम हमेशा सीपी को ऐसे केसेस में 100% मानते हैं, और अगर हमें लाभ हो रहा होता है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं एसपी। तो अगर हमें 20% का लाभ होगा तो हम 20% इसमें जोड़ देते हैं, अगर हानि होगी तो 20% घटा देते हैं, यानी कि हमारी जो वस्तु है 20% का लाभ हो रहा है तो ये 120% पे बेची जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 120% पे जब बेची गई तो ये बिकी है 390 रुपये की। तो अगर 1% पे बेची जाए तो इसकी कीमत हो जाएगी 390 बटे 120, और अगर ये 100% पे बेची जाती, क्योंकि 100 हमारा क्रय मूल्य था, इसलिए 100% पे अगर ये बेची जाएगी तो ये हो जाएगा 390 बटे 120 और गुणे 100। 0 कट जाएंगे तो हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से कर देते हैं पहले, सीधे 12 से नहीं होगा, 4 से कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। इसको 3 से कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास आ गया 13 × 25। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 3 ज़ा होता है 75, कैरी हो जाएगा 7, 25 1 ज़ा 25 और 7 होता है 32, यानी कि वो वस्तु 325 रुपये की खरीदी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है, यदि कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम देखें, सिंपल हमको पता चल रहा है कि 5,000 की वृद्धि हो रही है, 60,000 से 65,000 हो रहा है तो 5,000 की वृद्धि हो रही है। जब भी वृद्धि का प्रतिशत निकालते हैं तो जो भी वृद्धि होती है वो ऊपर लिखते हैं, और बटे में वृद्धि से पहले कितनी थी वो लिखते हैं, या कमी हो रही तो कमी से पहले कितनी थी वो लिखते हैं। तो पहले थी हमारी 60,000, इतनी वृद्धि हुई, 5,000 की वृद्धि हुई है 60,000 में से, इंटू 100%, ये तरीका होता है निकालने का।
सॉल्व करें तो 0 0 0 ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो से कट जाएंगे, ये 0 इससे कट जाएगा। फिर हमारे पास 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 अपॉन 3% आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 8 ज़ा 24 होता है, 1 बच जाएगा, 25 हो जाएगा, 8 होल 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। ऐसे केसेस में एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं MDH/W, M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। ये ऐसे क्वेश्चंस में लगता है जब लिखा होता है इतने व्यक्ति इतना काम इतने दिनों में करते हैं, तो फिर इतने व्यक्ति और ज़्यादा व्यक्ति होंगे, ज़्यादा काम कितने दिनों में करेंगे, ऐसा कुछ काम जब होता है क्वेश्चंस तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। M फॉर मैन होता है, D फॉर डेज, H फॉर आवर, W फॉर वर्क। अब आवर्स नहीं दिए हैं तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, जो जो दिया होता है वही वही रखते हैं केवल। तो हम देखेंगे 40 व्यक्ति थे तो उनको 30 दिन लग रहे थे और काम क्या कर रहे थे, वो 200 किलोग्राम चावल खा रहे थे। अब हमारे पास कितने दिनों में, यानी कि दिन निकालना है, D2 निकालना है। 30 व्यक्ति, मैन हो गया 30, वर्क हो गया 500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0 दोनों ऊपर नीचे के कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखें तो ये दोनों 0 कट जाएंगे, तो यहाँ से हम D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 3 ऊपर है तो 2 × 3 रहेगा। यहाँ की वैल्यू ऊपर वाली नीचे जाएगी, नीचे वाली ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा 50 और ये 3 ऊपर से नीचे जाएगा तो 3 3 कट जाएगा, 52 ज़ा 100 इज इक्वल टू D2। यानी कि इनको 500 ग्राम चावल खाने में 100 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। तो ये फिगर है समचतुर्भुज का। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरी कि इसकी जो विकर्ण होते हैं ये समकोण पे समद्विभाजित होते हैं। समकोण का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये समद्विभाजित भी होते हैं, यानी कि पूरा अगर 16 है तो ऊपर का 8 बचता है, नीचे का 8 बचता है। पूरा 12 है तो ये 6 बचता है, ये 6 बचता है। तो इस तरीके से हम इसको अगर केवल ये पार्ट ले लेते हैं, इतना वाला पार्ट, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आ जाएगा जिसकी एक भुजा 6 है, दूसरी भुजा 8 है। पूरा 16 था, 8 8 में डिवाइड हुआ, पूरा 12 था, 6 6 में डिवाइड हुआ, 16 और 12। तो ये 90 डिग्री है, इसलिए ये कर्ण हो जाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा 100, कर्ण बराबर आ जाएगा √100 और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। तो इसलिए इसकी ये भुजा आ जाएगी 10। सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।